Hello guys, today we will start our new chapter that is algebraic expression, and you are watching my channel name is Study Tips, and you can also search on YouTube Tips of Study 967. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर दैट इज algebraic expression. algebraic expressions. ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंदर हम जो है कहीं ना कहीं इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन को, सो दैट आने वाली वीडियोस जो हैं उसके अंदर आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है। समझ पा रहे हो? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले जो है इसके अंदर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके अंदर दो बातें आती ही आती हैं। उसमें पहली जो आती है वो होती है वेरिएबल, और दूसरी जो बात होती है वो होती है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट। तो आपको ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। इतना समझ में आया? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? वेरिएबल और कांस्टेंट। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल आपकी एक्स वाई जेड इनमें से अल्फाबेटिकली, जैसे कि ए बी सी, किसी भी इक्वेशन को आपको वैल्यूज निकालनी। कोई इक्वेशन है जिसमें आपको क्या करनी है, एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यूज निकालनी है, तो वो जो है आपको वेरिएबल होते हैं। अब अगर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट याद रखना, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, यानी कि अगर 9 लिखा है तो वो 9 ही होगा, अगर 10 लिखा है तो वो 10 ही होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि वेरिएबल जो होते हैं वो एक्स वाई जेड, यानी कि ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, बट अल्फाबेटिकली होना चाहिए। बट कांस्टेंट जो होता है वो आपका एक नंबर में होता है। अगर 9 है तो 9 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। वेरिएबल चेंज होते हैं अगर आप उसमें वैल्यूज को चेंज करते हो। मान के चलो अगर 4x है, अगर मैं x की वैल्यू यानी कि वेरिएबल को अगर मैं 1 रखता हूं तो 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। बट अगर मैं वेरिएबल को एक और बार चेंज करता हूं, x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो वेरिएबल का आंसर क्या आएगा या इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 2, तो 4 2 जा क्या होता है? 8 होता है। आ रहा है समझ? तो यहाँ पर वेरिएबल को चेंज करने पर जो इक्वेशन है उसके आंसर पर फर्क आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब हम आगे अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया। और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो चेंज नहीं होती, तो वेरिएबल जो होते हैं वो चेंज होंगे और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो चेंज नहीं होगी। याद रखिए, वीडियो बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, बट अगर आप इस वीडियो पर आए हैं और इससे अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, समझ में आपको आता है, तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हो कि आपको ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा। इसकी स्टार्टिंग 7th 8th 9th, मतलब 7 से स्टार्ट हो जाता है बेसिक बेसिक। उसके बाद ये 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11th में, 12th में। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप 7th क्लास का बच्चा या 6th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको फ्यूचर में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें आपने दो बातें सीख ली, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। दोनों का आपने मतलब भी समझ लिया कि वेरिएबल को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे और कांस्टेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया। अब अगर इतनी तो बात हो गई, ठीक है, इतनी बात तो आपने कर ली।
ओके, अब एक चीज देखो, अब मैं डायरेक्ट वेरिएबल एक्सप्रेशन जो है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल कैसे होते हैं, जैसे 4x+4। अब ये अगर एक इक्वेशन दे रखी है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक वेरिएबल भी आ रहा है एक वेरिएबल, और इसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म भी आ रही है। और जहां पर एक वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको मिलाकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो अब मुझे ये लगता है कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म होगी ही होगी। ठीक है, और वेरिएबल ये नहीं है कि सिर्फ एक हो। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो उसमें 9x+y=8, तो इसमें अब वेरिएबल दो हो गए। कितने हो गए वेरिएबल इसमें? दो वेरिएबल हो गए, एक x और एक y, और एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होती है आपकी, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो वास्ट जो है, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम तो आपको क्लियर हो गया, आई होप समझ आ गया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर हम इसकी बात करें वेरिएबल की, ठीक है, और कांस्टेंट हो गया, उसके बाद अगर हम आगे आए तो अब आता है आपका टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन याद रखो, टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है उसके टर्म्स की बात करूं, जैसे कि अगर मैं मान के चलो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूं, 4x² माइनस, ठीक है, 4x² माइनस 5xy लिया, समझ पा रहे हो, 4x² माइनस 5xy। अब सुनो टर्म्स क्या होती है, टर्म्स क्या होती है। ठीक है, टर्म्स क्या होती है, टर्म्स देखने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिमाग में ये रखना है कि ये जो है नंबर एक ये नंबर, इसके बीच में एक सिंबल दे रखा होगा। अब वो सिंबल प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। आ रहा है आपको समझ? अब वो प्लस का भी माइनस का भी, ये सिंबल जो है ये डिफरेंशिएट करता है टर्म्स के बीच में, यानी कि उनको अलग अलग करने का काम करता है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स है वो आपकी कितनी है? दो टर्म्स हैं। कितनी? इसको और अगर मैं अच्छे से फैक्टर ट्री के द्वारा समझाऊं तो देखो क्या होता है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया 4x², आपको आई होप दिख रहा हो, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया 5xy। समझ में आ रहे हो कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं। टर्म्स के बारे में यहाँ पर मैंने बता रखा है, टर्म्स। तो इस इक्वेशन के अंदर टर्म्स कौन सी है? 4x² और एक 5xy। ये माइनस के चक्कर में जो आगे वाला था वो एक अलग टर्म बन गई, माइनस के बाद वाला जो था वो दो टर्म बन गई। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, सिर्फ दो नहीं होंगी। ठीक है, ये मत समझना कि भाई दो समझाया तो सिर्फ दो ही होंगी, बहुत सारी भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना समझ में आया टर्म्स? तो अगर यहाँ पर मान के चलो 3x² प्लस 3x होता, या आपका दे रखा होता है 9y, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो जाती? एक ये वाली प्लस की, फिर एक ये वाली और एक ये वाली, तो तीन टर्म्स हो जाती है इस इक्वेशन के अंदर। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसके टर्म्स तो हो गई, ठीक है, टर्म्स होने के साथ अब आता है फैक्टर्स की बात। अगर करें फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके अगर मैं फैक्टर्स बताऊं तो उसको मैं डॉट से बताऊंगा। किससे बताऊंगा? डॉट से। तो देखो 4 है, यहाँ पर x कितने हैं? x 2 हैं, तो एक ये x हो गया, एक ये x हो गया, तो 4 × x क्या बनेगा? 4x² बनेगा। तो ये इसके क्या है? फैक्टर्स है। क्या है बेटा? ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये तो टर्म हो गई, लेकिन इसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर क्या होंगे? देखो, इसको भी डॉट से शो करेंगे, तो ये हो गया 5,
ये हो गया x और ये हो गया y। तो 5x और y ये इसके भी क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। तो समझ पा रहे हो टर्म्स क्या होती हैं और आपके फैक्टर्स क्या होते हैं अच्छे से आपको। और ये पूरा का पूरा जो हमने बनाया है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने एक फैक्टर ट्री के द्वारा शो किया गया है। किसके द्वारा, फैक्टर ट्री के द्वारा शो किया गया है। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपको आगे हम स्टार्ट करते हैं। इतना हो गया आपको क्लियर, ओके। इसके बाद एक और चीज आती है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर के लिए, वो है आपका कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट इसके अंदर बता रखा है आपका। ध्यान से देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि मैं मान के चलूं 4x² + 5। कोफिशिएंट वो होते हैं बेटा, याद रखना, जो वेरिएबल के साथ आपका दे रखा होता है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि कांस्टेंट तो हमें देखनी ही नहीं है। यहाँ पर कोफिशिएंट के लिए वो यहाँ पर बता रखा है। इस वाली इक्वेशन में वो पूछेगा कोफिशिएंट बताइए किसका, x² का। तो x² का कोफिशिएंट का मतलब वो नंबर जो कि x² या किसी भी वेरिएबल के साथ लगा है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर तो +4 था, तो यहाँ पर भी इसका +4 आ जाएगा कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो कोफिशिएंट प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। समझ पा रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसी है। ऐसा नहीं सिर्फ प्लस में ही कोफिशिएंट आएगा, वो डिपेंड करेगा कि माइनस में है तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो प्लस में आएगा। आ रहा है समझ। अब कोफिशिएंट भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जैसे ये दे रखा है आपका, तो यहाँ पर अगर x² का कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो वो +3 है। अगर x का कोई कोफिशिएंट पूछेगा तो वो क्या है आपका 3। ओके, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक 4x - 3y है, ठीक है, 4x - 3y है। इसके अंदर पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, केवल x का कोफिशिएंट बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसके अंदर आपको x का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 4 हो गया। समझ पा रहे हो। उसके बाद आपका अगर एक क्वेश्चन दे रखा है 2z - 3xy, और उसने अगर पूछा है कि आपको z का कोफिशिएंट बताना है, किसका बताना है, कोफिशिएंट x का कितना था 4, तो यहाँ लिख दो। फिर उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ z पूछा, तो z का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखिए z के साथ कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 हो गया। अरे भाई ये तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद पूछेंगे अगर कि आपका 8 - x + y हो गया। उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, मैंने इसलिए ये वाला आपको इक्वेशन दिख रहा है ना आपको सबको, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर मैंने बोला तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 हो गया। तो कितना ही सिंपल ये है, आप समझ सकते हो कि अलजेब्रा के अंदर हमने अभी जो जो टर्म्स पढ़ी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल्स यानी कि अल्फाबेटिकली जो x y z ये होते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या पढ़ा हमने, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपने पढ़ा, कांस्टेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट सेम नंबर होता है। अगर 9 है तो 9 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 1 है तो 1। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ी टर्म्स, टर्म्स पढ़ ली, ठीक है, फैक्टर्स पढ़ लिए। और फिर उसके बाद जो आपने फिफ्थ पार्ट पढ़ा दैट इज आपने पढ़ा कोफिशिएंट। क्या पढ़ा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी आपने पढ़ लिया। तो 5 चीजें तो आपने कवर कर ली। लास्ट जो है वो देखते हैं कि वीडियो की ड्यूरेशन कितनी हो गई है। वीडियो की ड्यूरेशन अभी तो 14 मिनट ही हुई है, ठीक है, 14 मिनट की लमसम हो रखी है। तो अभी तो हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे जो करने वाले हैं वो है आपकी
टर्म्स का ही दूसरा पार्ट। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। टर्म्स जो हैं, ठीक है, जो टर्म्स हैं ध्यान से देखना, टर्म्स दिख रही है आपको टर्म्स? यस। अब टर्म्स भी जो हैं वो दो तरीके की टर्म्स होती हैं। टर्म्स जो हैं वो भी दो तरीके की टर्म्स होती है। कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? एक होती है लाइक टर्म्स और दूसरी होती है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स और दूसरी क्या होती है? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जो भी वीडियो पे नए आएंगे वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे सारी वीडियोस। अभी तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूँ, आगे और भी इसी के पार्ट आएंगे। इससे पहले अगर मैथ्स के आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें सिंपल इक्वेशन वाले 3 वीडियो हैं। सिंपल इक्वेशन की 3 वीडियो है, तीनों पार्ट देखिए। ठीक है, अच्छे से आप सिंपल इक्वेशन को भी कंप्लीट कर दीजिए। मेरा मोटिव जो है वो यही है कि जो इस चैनल पे आए, अगर वो 3 वीडियो देख रहा है तो 3 वीडियो उसकी पक्की हो जाए, उसे वो चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से पता लग जाए। ऐसा ना हो कि आए हैं 2-3 क्वेश्चन करें और उसके बाद गायब हो गए। आप कनेक्ट रहिए और सारी वीडियोस को अच्छे से बारीकी से देखिए। एज वेल एज आपको नोटबुक के अंदर इसको नोट करना है, जिससे आप कभी भी रिवाइज करना चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, और प्रैक्टिस तो आपको करती रहनी है। अगर आपने सिंपल इक्वेशन कर ली है तीनों वीडियो, फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, तो यहाँ पर अब मैं बता रहा था आपको टर्म्स। टर्म्स दो तरीके की होती हैं, एक है लाइक टर्म्स और दूसरी है आपकी अनलाइक टर्म्स। ओके, इतना समझ में आया? अब देखो लाइक टर्म्स जो होती हैं बेटा, ध्यान से समझना। पहले लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स की बात, एग्जाम्पल की अगर बात करूं, लाइक का मतलब होता है एक जैसा और अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग। इतना समझ में आया? लाइक मतलब एक जैसी जो होगा और अनलाइक मतलब अलग अलग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर जैसे अगर 9x प्लस 3x माइनस इतना ही अगर मैं लिखूं 9x प्लस 3x, तो एक चीज में नोटिस करने वाली है कि ये x वाला वेरिएबल है और ये भी x वाला वेरिएबल है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स समझ में आ गया ना, तो इसकी आगे वाली एक्सरसाइज या आगे वाले जितने पार्ट लेके आऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बट हाँ, अगर आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप ना ही एडिशन की क्वेश्चन कर पाओगे, ना ही सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन कर पाओगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो वो अलग ही बात है। तो पहले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें ये x की वैल्यू है और ये भी x की ही है आपकी, जो ये टर्म्स बता रखी है। दिख रहा है आपको? एक बार फिर दोबारा लिखता हूँ, 9x प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर ये x का है, ये x है। तो यहाँ पर जो टर्म्स जिसमें वेरिएबल, वो टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म की बात नहीं कर रहा। वेरिएबल यानी कि x y z a b c कोई भी हो, a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल हो, अगर वो सेम है तो वो कौन सी टर्म्स आएंगी? लाइक टर्म्स होंगी। एग्जाम्पल के लिए जल्दी जल्दी देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5x प्लस 3x प्लस 2y, मान लो 5x प्लस 3x प्लस 2y। अब याद रखना इसके अंदर x और x ये दोनों जो हैं वो कौन सी टर्म्स हो जाएंगी? लाइक टर्म्स। और एक ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें वेरिएबल चेंज हुआ है, इसमें वेरिएबल y आया है, तो ये होगी आपकी अनलाइक टर्म्स। कौन सी होगी? अनलाइक टर्म्स होगी। कुछ भी तो नहीं है, सिंपल तो बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये जो है सेम हो गई, आपको भी दिख रहा होगा, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। अब ये y जो है वो अलग है, तो अनलाइक टर्म्स हो गई। तो सिंपल आपको समझना है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूँ तो देखो अनलाइक टर्म्स का कि 9x प्लस 5z, तो यहाँ पर एक x और एक z, तो इसके अंदर तो कोई लाइक टर्म्स हुई नहीं, बट अनलाइक टर्म्स हो गई। 9x और 5z ये दोनों ही क्या है? अनलाइक टर्म्स है। कौन सी टर्म्स है? अनलाइक टर्म्स।
याद रखना ये कौन सी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। अभी आपको मैं इसके एग्जांपल्स और करा देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या घर से थोड़ा सा रिवाइज करना है, ओके। और ये सारा का सारा काम आप नोटबुक में नोट करेंगे, सब का सब, ठीक है। कोई भी ऐसा ना हो जो नोट ना करे, ओके। जैसे कि एक 15x और -21x है। दूसरा एग्जांपल है -4ab, ठीक है, और 7ab, ठीक है। और एक है 7x और 12y, ठीक है, इधर माइनस रख देते हैं। और भी बहुत सारी है, मान के चलो ये है एक। देखो अब इसको हम करते हैं लाइक टर्म्स है कि आपकी अनलाइक टर्म्स है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों को आया है, कितने बच्चों को नहीं आया। देखो इसमें फिर दोबारा समझा दूं, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें x है, इसमें x है। तो जब वेरिएबल सेम होगा बच्चा, जब इसके अंदर वेरिएबल सेम होगा तो ये आपकी लाइक टर्म्स होगी। क्या होगी? लाइक टर्म्स होगी। अगर आप सपोर्ट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, तो मैं कितना भी अब मेरा हेक्टिक शेड्यूल हो, कितनी भी, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है एक एक वीडियो के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो है एक तरीके से पूरा शेड्यूल काम में ही चला जाता है। फिर ऊपर से वीडियो बनाना तो ये और भी ज़्यादा काम हो जाता है। बट फिर भी अगर आप सपोर्ट करेंगे चैनल को तो आपके लिए जैसे तैसे अगर रात में भी वीडियो बनानी पड़े तो मैं बनाऊंगा, बट स्टिल आपको सपोर्ट करना ही होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ए बी है, ये एक ए बी है और यहाँ पर ए बी, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर भी सेम है। समझ पा रहे हो? ए बी और ए बी, ठीक है। तो जब वो सेम है तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भी तो लाइक टर्म्स है। समझ पा रहे हो? ये भी एक लाइक टर्म्स है। अब यहाँ x है और यहाँ y है, ये अलग अलग दिख रही है आपको, एक x है और एक y है, तो भैया ये लाइक टर्म्स तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, तो ये होगी आपकी अनलाइक टर्म्स। क्या होगी? अनलाइक टर्म्स। उसके बाद यहाँ x है, यहाँ z है, ये भी अलग अलग है। अगर ये अलग अलग है तो ये भी लाइक तो होगी नहीं, क्या होगी? अनलाइक टर्म्स। उसके बाद यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, तो ये दोनों जो होंगी, सिर्फ ये दोनों, ये जाएंगी लाइक टर्म्स में, और ये अकेली है, ये अनलाइक हो जाएगी, ठीक है। उनके कंपैरिजन में उनसे ये अलग है क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है, तो ये अनलाइक हो जाएगी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या क्या। तो आप याद रखिए इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या समझा रखा है, क्या नहीं, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करिए, जैसे ही आपका हो जाए मैं हट जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी उसको कंप्लीट करेंगे। बट पहले पूरी वीडियो देखनी है उसके बाद, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ जो है आपको स्टडी टिप्स सर्च करना है। अगर उस पर आपको चैनल नहीं मिल पाता आपके फ्रेंड्स वगैरह को, तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर टिप्स ऑफ स्टडी, ठीक है, 967, ठीक है, टिप्स ऑफ स्टडी 967। तो आपको लोगो हमारा दिख जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियोस देख देख कर अपनी इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करिए। क्योंकि जो आप अपनी अगर इंफॉर्मेशन आपकी मैथ्स एक बार अच्छी हो गई तो आप जो भी है आगे की वीडियोस के लिए, आगे की फ्यूचर के लिए आप क्या हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हमारे चैनल पर जो है जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन धीरे धीरे जो है वीडियोस आती रहेंगी। आप बस क्या करिए, जितनी वीडियोस आए, भले ही वो 2 दिन में आ रही है, एक हफ्ते में आ रही है, 15 दिन में आ रही है, लेकिन जो वीडियो आए उसको तुरंत के तुरंत आप शुरू कर दीजिए और अपना काम कंप्लीट करिए कॉपी में, ठीक है। और पूरी कोशिश करूंगा मैं, अगर आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं आपको क्या करूंगा, कहीं ना कहीं एक हफ्ते के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के दूंगा। और अगर आप मुझे लगेगा तो मैं संडे का पूरा दिन भी वीडियोस में लगा दूँगा। बट मुझे आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए।
ओके, तो अब हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।